नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रश्नों के माध्यम से पूरे एमपी जीके को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। और इसमें आज हमारी ये दूसरी क्लास है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देखिए। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को पूरा कंप्लीट मैप की सहायता से कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी अगर आपसे पूछे कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 है। अब क्वेश्चन में अपन से ये पूछा कि ये कहां पर स्थित है, तो याद रखना है ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धूपगढ़ की जो चोटी है वो सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर मैंने आपके सामने पूरी चोटियां क्लियर कर दूंगा। तो आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैंने अभी आपको बताया कि धूपगढ़ की जो चोटी है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी अगर ऊंचाई पूछे तो कितनी है, तो 1350 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। फिर आपसे पूछे कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो धूपगढ़ की चोटी है ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों जो पूरा सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, इस सतपुड़ा मेकल श्रेणी में एक छोटी सी पर्वत श्रेणी यहाँ पर आती है जिसका नाम है मेकाल श्रेणी। और इस मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक की चोटी। तो याद रखना है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी पूरी बड़ी पर्वत श्रृंखला है और इसके अंतर्गत एक छोटी सी मेकाल श्रेणी आती है और उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की चोटी है। फिर आपसे पूछे कि राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है इसके सबसे पश्चिमी भाग में आपको देखोगे तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी छोटी सी जिसका नाम है राजपीपला। और इस राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है, तो ये चूलगिरी है। चूलगिरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताना कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी। और अगर सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई पूछे तो कितनी है, 1172 मीटर है, 1172। फिर आपसे पूछेगा कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। और फिर आपसे पूछेगा कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह सद्भावना या इसे ही गुडविल बोलते हैं। तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना की चोटी या गुडविल है। और अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सारी चोटियां, ये सारे जो पर्वत है मैंने आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध एकमात्र जो हिल स्टेशन है ये कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी है। और आपसे पूछे कि पंचमढ़ी कहां पर आता है, तो ये महादेव पहाड़ी के अंतर्गत आता है। दोस्तों एक बार मैं क्लियर करवा देता हूं कि ये पूरी अगर आप देखोगे तो ये पूरा आपका क्या है, तो ये पूरा आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वतमाला या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है। और इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के यहाँ पर बीच में छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां फैली है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पश्चिम में आपको देखने को मिलेगी राजपीपला। और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी मैंने भी आपको बताया कौन सी है, तो चूलगिरी है। फिर आपको सबसे बीच में यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी जिसका नाम है महादेव श्रेणी। और इसी महादेव श्रेणी पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसी महादेव श्रेणी पर आपको एक तो धूपगढ़ की चोटी मिलेगी, धूपगढ़ की चोटी। और इसी महादेव श्रेणी पर आपको पंचमढ़ी देखने को मिलेगा, पंचमढ़ी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक छोटी सी पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसका नाम है मेकल श्रेणी, मेकल श्रेणी। और इस मेकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, अमरकंटक है। तो ये मैंने आपको पूरा सतपुड़ा पर्वत यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जुबेरा का गुंबद स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जुबेरा का गुंबद है ये किस पठार के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो याद रखना है ये रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। जुबेरा का गुंबद किस पठार के अंतर्गत आता है, तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य किस पठार के अंतर्गत आता है, तो ये भी रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अगला,
चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर जो चावल है इस चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो दोस्तों याद रखना है जो बघेलखंड का पठार है, इस बघेलखंड के पठार में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और याद रखना है ये जो बघेलखंड का पठार है, इसी बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार भी कहा जाता है और यहाँ पर चावल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, उत्पादन होता है। अगला, मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो नर्मदा सोन घाटी है, ये नर्मदा सोन घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो याद रखना है ये जो नर्मदा सोन घाटी ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। याद रखना है अगर आप ऊपर की ओर देखोगे तो यहाँ पर आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिखाई देगी और अगर आप सबसे नीचे की ओर दिखेगो तो यहाँ पर आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दिखाई देगी और इन दोनों के बीच में आपको नर्मदा सोन घाटी दिखाई देगी। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैप आते हैं। अब मैं मैप में आपको एक एक पठार क्लियर करवा देता हूँ, उनकी विशेषता भी बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो पठार हम शुरू करेंगे उसका नाम है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जो आपका मध्य भारत का पठार है इसमें सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो मध्य भारत के पठार में होता है। फिर आपसे पूछे कि मृदा अपरदन की सबसे ज्यादा या मृदा अपरदन की सबसे ज्यादा समस्या कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है आपका मध्य भारत के पठार में। फिर दूसरा इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर इसकी सबसे इंपोर्टेंट नदी कौन सी है, तो मध्य भारत के पठार की सबसे इंपोर्टेंट नदी है चंबल नदी और यही चंबल नदी सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन आपका मध्य भारत के पठार में करता है। फिर तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मध्य भारत के पठार में। ये इंपोर्टेंट बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपका किससे याद रखोगे, तो ये मध्य भारत के पठार से याद रखोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरा यहाँ पर आता है आपका बुंदेलखंड का पठार। तो अगर हम बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये पूछेगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। और सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आपसे पूछेगा कि यहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। फिर आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला जिसका नाम है निवाड़ी, ये निवाड़ी किसके अंतर्गत आता है, तो ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। फिर आपसे पूछ ले कि ओरछा किसके अंतर्गत आता है, ओरछा, तो ओरछा भी बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बुंदेलखंड के पठार से पूछ सकता है, ठीक है। अगले मैप पर चलते हैं और अगली विशेषता। अब इंपोर्टेंट विशेषता हम यहाँ पर देखते हैं मालवा के पठार की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मालवा के पठार की प्रमुख विशेषता मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे इंपोर्टेंट पठार है दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट तो ये याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के टोटल 28% भाग पर फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग कौन सा है, तो मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश के 28% भाग पर मालवा का पठार फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग है। फिर आपसे पूछे कि यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और इन काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ, तो इसका जो निर्माण है ये बेसाल्ट चट्टान से हुआ, बेसाल्ट चट्टान से हुआ। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। फिर अगर आपसे मालवा के पठार की पूछे तो याद रखना है मालवा के पठार में जो सोयाबीन का उत्पादन है, सोयाबीन का जो उत्पादन है ये सबसे ज्यादा कहां पर होता है, मालवा के पठार में होता है। ये इंपोर्टेंट बात याद रखना है। फिर आपसे पूछे कि मालवा के पठार में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है, तो यहाँ पर प्रमुख चोटियां एक तो सिगार पाई जाती है, सिगार, जानापाव यहाँ की प्रमुख चोटी है, जानापाव यहाँ की प्रमुख चोटी है, और धजारी यहाँ की प्रमुख चोटी है, धजारी यहाँ की प्रमुख चोटी है। फिर आपसे पूछे कि जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार की मालवा के पठार की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो मालवा के पठार की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो चंबल नदी को कहते हैं। मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, चंबल नदी को क्या कहते हैं, तो मालवा के पठार की जीवन रेखा कहते हैं, और शिप्रा नदी को क्या कहते हैं, तो मालवा के पठार की गंगा कहा जाता है, शिप्रा नदी को। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कि इंदौर किस पठार के अंतर्गत आता है, तो इंदौर भी आपका मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। भोपाल किस पठार के अंतर्गत आता है, मालवा के पठार के अंतर्गत। उज्जैन किस पठार के अंतर्गत आता है, तो ये भी मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये मालवा के पठार से इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
अगले मैप पर चलते हैं। अब बात आती है रीवा पन्ना के पठार की। तो रीवा पन्ना के पठार से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी याद नहीं रखना है। जो पन्ना जिला है वो किसके अंतर्गत आता है, रीवा पन्ना के अंतर्गत आता है, और यहाँ से हीरे का उत्पादन होता है। हीरे का उत्पादन कहाँ से होता है, तो आपका जो पन्ना जिला है इस पन्ना जिले से होता है। फिर अगला यहीं पर आप नीचे देख लो, नीचे आपको दिखाई देगा बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि मध्य प्रदेश के केवल 7% भाग पर फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक भूभाग कौन सा है, तो ये बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक भूभाग है, मात्र 7% भाग पर फैला हुआ है। और दोस्तों याद रखना है, इसे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग कहते हैं। ठीक है, पूर्वी भाग या पूर्वी पठार किसे कहते हैं, तो बघेलखंड के पठार को कहा जाता है। और याद रखना है, जो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन, तो ये भी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत होता है। ठीक है, अगले मैप पर चलते हैं। और अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी या कौन सी घाटी है, तो ये जो नर्मदा सोन घाटी है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में आती है। लेकिन अब यहाँ पर अपन को क्या देखना है, नर्मदा सोन घाटी के बारे में। तो नर्मदा सोन घाटी की अगर हम बात करें तो ये पूरे मध्य प्रदेश के 26% भाग पर फैली हुई है। और याद रखना है, सेकंड सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा आता है, तो नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग है, जो कि मध्य प्रदेश के 26% भाग पर फैला हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा, नर्मदा नदी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे गहरा स्थान भी नर्मदा सोन घाटी है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते, अगला मैप लेते हैं और लास्ट में हम बात करते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी की। तो ये जो पूरा सबसे दक्षिण में आपको एक भाग दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी की हम बात करें तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी यहाँ पर पर्वत श्रेणी आती है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी एक पूरा बड़ा पर्वत है, इसके अंतर्गत छोटी छोटी पर्वत श्रेणी आती है। जैसे यहाँ पर आप बात करोगे तो यहाँ पर एक श्रेणी आती है जिसका नाम है राजपीपला। और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई थी कौन सी, चूलगिरी आती है। फिर आपको यहाँ पर एक और श्रेणी दिखाई देगी जिसका नाम है महादेव श्रेणी। और महादेव श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत धूपगढ़ की चोटी आती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेकल पर्वत श्रेणी, और मेकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर आपसे पूछेगा कि इस जो आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो इसका जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में तो आपकी छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, और इसका जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी से बन सकता है। तो ये सारे पठार मैंने आपको एक एक करके क्लियर करवा दिए, कौन से पठार से कैसा क्वेश्चन अब तक बना है वो सारा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। दोस्तों कई बार आप ये पूछते हो कि हम एमपी जीके के लिए कौन सी बुक ले, कौन सी बुक से एमपी जीके पढ़े। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि एमपी जीके की कोई सी भी बुक ले लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि उसका डाटा आप देखें, एक दो जगह आप टीचर से पढ़कर देखें कि भाई डाटा मैच होता है कि नहीं होता है। कोई सी भी बुक खरीद ले, 1000 बुक खरीदने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक बुक को अच्छे से पढ़ो, वही आपका सिलेक्शन दिलवाएगी। आप बोलते हो कि मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांतम भी पढ़ लूँ, उसके लिए वर्णवाल भी पढ़ लूँ, उसके लिए दृष्टि के नोट्स भी ले लूँ, तो 1000 बुक खरीदने से अच्छा है कि एक बुक को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एक बुक ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर एक बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए ताकि चीजें हमें याद रहे। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।